नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने से भी अब कम का वक्त बचा है, लेकिन जीत की हैट्रिक के दावों के बीच बीजेपी ने गठबंधन साथियों के साथ सीट शेयरिंग के उलझे गणित को सुलझाना शुरू कर दिया है। यानी एनडीए के अंदर भी सीट शेयरिंग को लेकर प्रक्रिया या कहें बातचीत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सहयोगी हैं, यानी अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनकी पार्टियों का प्रदर्शन उम्मीद से फीका ही रहा था। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव की दहलीज पर आते आते एनडीए के भीतर अपनी अपनी मांग इन लोगों ने उठानी शुरू कर दी है। 2022 की अगर बात करें तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि बीजेपी 403 में से 370 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन उस वक्त ना तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ थे, ना ओम प्रकाश राजभर। यानी इस बार कुनबा बड़ा है तो सीटों का बंटवारा भी बड़ा होगा, और सवाल भी यही बड़ा है कि क्या सहयोगी दल बीजेपी पर सीटों का दबाव बना पाएंगे, या हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी की एक के बाद एक जीत ने सहयोगियों की सौदेबाजी की ताकत कमजोर कर दी है। इसी गणित को डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। तो विजय जी, इंडिया गठबंधन में तो हम पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई सीटों की खुली उठापटक देखने को मिल रही है, दावेदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एनडीए के भीतर भी ये शुरू हो गया है क्या? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, अगर हम एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें चुनावों के मद्देनजर? देखिए, अभी तो पार्टियां अपनी वो एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हैं और उनको ये पता है कि वो या तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगी तब उनको सीटें मिलेंगी, यानी जीत पाएंगे, या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे तब उन्हें कुछ सीटें जीतने का मौका मिलेगा। अकेले लड़ने पर पार्टियों को सीट मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी आप देखें पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ यूपी नहीं तो टू पार्टी सिस्टम हो या टू अलायंस सिस्टम बन गया है। पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स दो उसके दो फलक हैं। एक तरफ कांग्रेस लीड कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी लीड कर रही है। आपको इनमें से किसी एक के साथ जाना पड़ेगा। आप देखिए जिस तरह से टीएमसी चुनाव के हार के बाद कांग्रेस में मर्जर की बात हो रही है डीएमके के साथ, एआईडीएमके के साथ, देश के तमाम हिस्सों में राजनीति जिस तरीके से चल रही है वो टू अलायंस सिस्टम पे ही काम कर रही है। ये हालांकि राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत की राजनीति के लिए मल्टी पार्टी होने के कारण बहुत सी दिक्कतें हैं। हर कास्ट की अपनी पार्टियां बन जाती हैं और यूपी में तो ये काफी स्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि यहाँ पे कास्ट बेस होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो अब जो हालात हैं आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी, 33 सीट लड़ने के बाद 9 सीटें जीत के आई थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये भी मुझे जहां तक याद है शायद 19 सीटें चुनाव लड़े थे, 6 सीट जीत के आए थे जी। तो ये दो दल सपा के साथ लड़के बीजेपी के साथ वापस आए हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी के साथ थी, अपना दल बीजेपी के साथ थी 2022 के चुनाव में। आपकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी बीजेपी के साथ है और आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सीट शेयरिंग में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन इनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ताकतवर, इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन बार्गेनिंग पावर इनकी बढ़ती कब है? बढ़ती तब है कि जब समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आए तो बीजेपी दबाव में आएगी। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें, खुद 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें वो जीतते हैं। कांग्रेस को 6 सीटें, 17 में से 6 सीटें कांग्रेस जीत लेती है। तो यानी कि एक पोटेंशियल अलायंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चैलेंज देने के लिए मौजूद है। इस वजह से इन जो बीजेपी अलायंस की पार्टियां हैं उनकी बार्गेनिंग पावर अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपका खेमा नहीं तो दूसरा खेमा हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है। अच्छा, उनके पास कुछ खोने को नहीं है, यहाँ खोने को बहुत कुछ है। यानी अगर आप हैट्रिक लगाना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा चुनाव में। और जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की आज के दिन में, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से बहुत ताकतवर नजर आ रही है। लोगों का मोरल बहुत बढ़ा है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो कंटेंट बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है
वो निश्चित तौर पे हिंदुत्व ही है, चूंकि बाकी अलायंस के पास ये बिल्कुल नहीं है। तो बीजेपी की जो स्ट्रांग होल्ड है वो हिंदुत्व वाले पैरामीटर पे। आप देखिए 12 साल पूरा करने पे भी प्रधानमंत्री हिंदुओं की बात करते हैं कि नेहरू जी ने हिंदुओं को 2 दर्जे का या सारी गलतियों के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया था। तो बीजेपी को पता है कि उसे लड़ाई किस तरफ और कैसे ले जानी है। अलायंस को पता है कि हम बार्गेनिंग पावर हमारी इसलिए है कि सपा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर अगर हम इधर नहीं तो वहां से हम अपने लिए सीट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जीत किस अलायंस की होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यही वो जगह है जहां पे बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड विधानसभा चुनाव में नजर दिखाई देता है। मैं एनडीए के सहयोगियों की सीट पर आऊंगा कि वो कितनी कितनी सीटें मांग रहे हैं और कितने मिल सकती हैं, लेकिन इससे पहले जो बात आपने कही उसी का थोड़ा एक्सटेंशन अपने दर्शकों के लिए, कि पश्चिम बंगाल का तो जिक्र आपने किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अलायंस की लड़ाई नहीं थी, वहां टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई थी। अलायंस की 2024 के बाद अलायंस की लड़ाई वाले दो बड़े राज्य थे, बिहार और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में जो बीजेपी की अगुवाई वाला अलायंस था वो जीता, और नतीजों के बाद बीजेपी इतनी बम्पर सीटें लेकर आई, अलायंस पार्टनर भी लेकर आए, लेकिन बीजेपी की अपनी सीटें इतनी थी कि अलायंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। यानी बिहार में जेडीयू के बिना भी अगर वो पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को अपने साथ रख लेते हैं तो बहुत नजदीक खड़े हैं बहुमत के। महाराष्ट्र में भी अकेले 132 सीटें, 30-32 सीटें लेकर वो बहुमत के नजदीक खड़े हैं अकेले ही। तो जिस तरह से गठबंधन की राजनीति में सहयोगियों की भूमिका को एक मिनिमाइज कर दिया बीजेपी ने, कमतर कर दिया बीजेपी ने, उसका कोई असर या शब्द इस्तेमाल करूं कि उसकी एक चिंता, उसका एक खौफ यूपी में भी तो बीजेपी के सहयोगियों में होगा। नहीं, देखिए यूपी में थोड़ी परिस्थितियां अलग। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, और आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में अलायंस की लड़ाई में कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम क्या कंट्रीब्यूट करती है, उनके वोट परसेंटेज आप देखिए चुनाव के बाद, और इसी चुनाव नहीं इसके पहले के चुनाव में भी उनका वोट परसेंटेज देखिए, इतना मामूली है कि उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसका एक रिएक्शन भी हो जाता। दूसरा, ममता के लिए खुद ही दिक्कत थी, क्योंकि वो जहां पे सीटें वो जीत सकती थी, अगर अलायंस पार्टनर को दे देती तो वहां पे उनको बीजेपी के सामने हारना पड़ सकता था। ये एक बड़ी वजह। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस को वोट कितना मिलता है, 2.3%। आप बीएसपी का वोट देखिए लगातार घट रहा है 2012 के बाद से, 7 के बाद से, 7 के बाद 9 में घटा, 9 12 में घटा, फिर 14 में घटा, 17 में घटा, 19 में घटा, 22 में घटा, 24 में घटा। तो जब आप एक गिरते हुए क्रम में हैं तो आपका ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। हाँ, मार्जिनल लड़ाई में उसका इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन मार्जिनल लड़ाई में इस पार या उस पार का खेल होता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वहां आके कोई विश्लेषण करना संभव नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास वोट है, बीजेपी के पास वोट है। आप एडिशनल क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है, ऐसे मोटे तौर पे अगर देखें तो राष्ट्रीय लोकदल इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के इलाके में बीजेपी पहले भी मजबूत रही है, वहां तो राष्ट्रीय लोकदल को सीटें मिलना मुश्किल हो गई थी। अब अगर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ आएगी तो बीजेपी सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देगी, और राष्ट्रीय लोकदल क्या समाजवादी पार्टी अलायंस से अच्छे से मुकाबला कर पाएगी उन सीटों पर अकेले? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, राजभर जी की पार्टी क्या सपा अलायंस से अपनी सीटों पर जो वो क्लेम करेंगे या जिन पे लड़ेंगे वो कितना बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे, क्योंकि देखने में आया है कि वोट परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों को अगर देखें तो इसके कई बातें निकल के सामने आती हैं, और ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई अलायंस होगा तो बीजेपी के जो लोग टेबल पे बैठेंगे इन सारी बातों को वो सामने जरूर रखेंगे। एक आपका एनालिसिस क्या कहता है कि बीजेपी पिछली बार 350 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी ना, इस बार अगर हम आरएलडी की और सुभाषपा की सीटें निकाल दें वो 52 सीटों पर लड़े,
सपा के साथ गठबंधनों में। तो क्या बीजेपी चारों में चारों का अगर एवरेज पिछली बार का लें 2022 का, चाहे वो जिस भी गठबंधन से लड़े थे, तो बीजेपी की सीटें 320 सवा 300 के आसपास आकर ठहरती हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, बीजेपी खुद कितनी सीटों पर लड़ना चाहेगी, और फिर बाकी बची हुई सीटें वो गठबंधन साथियों में जैसे बंटती हैं, वो एक अलग एनालिसिस है। बीजेपी जी जी मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों से नीचे नहीं चुनाव लड़ना चाहेगी। अगर वो प्रेशर में आ गई, अगर उसे लगता है कि नहीं इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग वेव बना सकता है या उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है, तब कहीं वो कंप्रोमाइज सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, जो यहाँ किसी भी पार्टी के लिए उसके अच्छाई बुराई सोचने के जो मानक हैं, उसमें अभी बीजेपी उतनी कमजोर विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ रही है। तो वो किसी भी कीमत पर 350 से नीचे नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि देखिए 2017 में वो 311-12 सीटें जीतते हैं और 2022 में आके वो 255 सीटें जीतते हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बीजेपी की ताकत को बताता है। अब 255 सीटें जीतने के लिए आपको 350 सीटों के आसपास आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो अगर ये 350 से नीचे जाते हैं तो ये माना जाएगा कि इनको जो पीडीए अलायंस है, यानी जो पिछड़ा वर्ग का अलायंस है, ओबीसी का अलायंस, को लेकर पार्टी कहीं कुछ सोच रही है। आप देखिए जिस तरह से पंकज चौधरी को ले आई है, उसके बाद पार्टी को एक पार्टी का बेस बढ़ा है, खासतौर पे कुर्मी समुदाय में, क्योंकि यादव और मुसलमान से तो इनको वोट मिलने से रहा। लेकिन अगर यादव कैंडिडेट ये प्लेस करते हैं तो वहां पे बीजेपी को शायद समाजवादी पार्टी से उन सीटों पर चुनौती देने में थोड़ी बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि यादव कम्युनिटी सिर्फ सपा को वोट करती है। लेकिन अगर उनमें कोई बदलाव आया, उनमें महत्वाकांक्षी लीडर ऐसे हैं जो अच्छे उम्मीदवार भी हो सकते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र के, तो उनको अगर बीजेपी सेलेक्ट करती है तो वहां पे एक अलग किस्म की फाइट नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष में बैठे रहना भी आसान काम नहीं है। और अगर बीजेपी अपना माहौल इस तरह से बना लेती है कि वो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में जाके खड़ी होगी, तो शायद एक अलग माहौल दिखाई देगा। जहां तक अलायंस पार्टनर्स की बात है, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, या जयंत चौधरी की आरएलडी हो, इनको 2029 तक केंद्र सरकार के, बीजेपी के केंद्र सरकार में रहने, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव की भी चिंता होगी। साथ में इनको इतनी ज्यादा सीटें अगर ये मांगते हैं तो शायद बीजेपी वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या निषाद पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, ये पार्टियां इंडिया अलायंस के सामने जब खड़ी होंगी तो वहां इनको मुश्किल आएगी। भले ही पीछे से बीजेपी का सपोर्ट होगा, लेकिन वहां पे इनको दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग पावर अपनी शो करेंगे, मसल्स दिखाएंगे, लेकिन अंत में ये वहीं पे आके सौदा अटकेगा जहां पे बीजेपी चाहेगी। दिल्ली में जाकर नहीं तो दिल्ली में जाकर काट करना, उसकी तस्वीरें आना, या ओम प्रकाश राजभर के ऐसे बयान की एनडीए का हर साथी जो है वो जीतने की कुव्वत रखता है, ये सब ये उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो होता ही है। आप देखिए जब सपा के साथ ही भारतीय समाज पार्टी, तो वो वेट कर रहे थे कि आजमगढ़ के चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। आपको याद होगा कि फिर उसके बाद घोसी में इन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा, इनका कैंडिडेट था और ये चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, आप मसल पावर शो करेंगे लेकिन वास्तव में ग्राउंड पे आपके पास कितनी चीजें हैं। अच्छा, फिर जब आप एक कास्ट के साथ खड़े हो जाते हैं तो बाकी लोग तो अपने आप ही ने रिजेक्ट कर दिया कि बाकी लोगों को हमें अपने साथ नहीं चाहिए। तो या तो वो सपा के साथ खड़े हो साथ रहेंगे, और ये पार्टियां जानती हैं कि बिना मेरे ये चुनाव जीतेंगे नहीं, तो ये इनकी बार्गेनिंग पावर को ये डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। इनको देखिए पिछले भी जब 22 में 17 में भी जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के साथ लड़ी थी तो कई सीटों पे इन्होंने बीजेपी से कैंडिडेट लिए थे। संजय निषाद ने कई सीटों पे बीजेपी से कैंडिडेट लिए थे और सिंबल भी ले लिए थे कई सीटों पे। सीटें तो ली इन्होंने, लेकिन सिंबल और कैंडिडेट दोनों बीजेपी के ले लिए। लोकसभा में तो जो एक सीट मिली, जी बिल्कुल, संजय निषाद ने लोकसभा में तो ये इस तरह से कई चीजें हैं। अच्छा, अभी चूंकि 8 महीने हैं, मोटे तौर पे कहें कि 2 और महीने बीतने दीजिए, क्योंकि
जैसे ही दिसंबर आएगा उसके बाद चीजें बदलेंगी, लेकिन दिसंबर के पहले तक इस तरह की प्रेशर टैक्टिस पार्टियां अपने आप करेंगी ही करेंगी। एक बात बिल्कुल। और चल रही है कि जो बागी होंगे दोनों तरफ के, या खास तौर पर एनडीए के अंदर ज्यादा सहयोगी हैं, तो शायद ज्यादा बागियों की संख्या हो, बीजेपी को काटनी पड़े सीटें अगर, तो उनका बागियों का ठिकाना बसपा भी हो सकता है। मायावती जिस तरह से इस बार कह रही है कि विनेबिलिटी फैक्टर होगा, जीतने के आधार पे टिकटें दी जाएंगी, तो बागियों का ठिकाना एक बसपा भी हो सकता है। आपको लगता है कि इन दोनों गठबंधनों की सीट शेयरिंग टसल के बीच में मायावती कहीं खड़ी हैं, मायावती को कोई फायदा होता दिखता है? नीरज जी, इस बार बसपा के वोट 2% और कम होंगे। पिछली बार 12.8% थे जी विधानसभा में, वो कम से कम 2 से 2.5% वोट और कम हो जाएंगे। यानी जितना लोकसभा में इनको मिला है, शायद उतना वोट या हो सकता है लोकसभा से भी नीचे चले जाएं। क्योंकि जब दो दो ध्रुवों में लड़ाई होती है तो तीसरे को वोट नहीं मिलता। किन आधार पे लोग बसपा को वोट देंगे? क्या ऐसा कारण है? कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है जहां पे बसपा लोगों का वोट ले पाएगी? ना तो संगठन में, ना इक्वेशन में, और ना एक्टिविटी में। किस वजह से लोग वोट देंगे? कोई एक कारण मुझे नहीं नजर आता। हाँ, बसपा को एक फायदा हो सकता है, जो बागी चूंकि इनको बसपा में जो टिकट देने का आधार है वो पार्टी फंड में या सदस्यता अभियान में कंट्रीब्यूशन करना, तो उस आधार पे लोग सदस्यता अभियान में कंट्रीब्यूट करके बसपा का टिकट तो ले लेंगे। लेकिन वोट परसेंटेज अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी है, जैसे उमाशंकर सिंह बलिया से जीतते हैं, उस तरह की अगर किसी की कैपेसिटी है तो वो तो जीत जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि बसपा का वोट परसेंटेज, और ये कहीं नोट करके रख लीजिएगा, बसपा का वोट परसेंटेज घटेगा 2027 में, जिस तरीके से बीएसपी अभी राजनीति कर रही है। एक बात और बताइए, चूंकि आपके पास खबर भीतरी कॉरिडोर्स की रहती है कि ये जो आजकल मीडिया रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि वक्त से पहले हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव, और बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है कि ज्यादा वक्त तैयारी का विपक्ष को ना दिया जाए, मतलब इन खबरों को लेके आपके पास क्या जानकारी है? क्या वक्त से पहले चुनाव की कोई सूरत बनती दिख रही है क्या? ये कयास है, और कई बार आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो नई बात रख के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कारण हो सकता है समय से पहले चुनाव कराने का? कोई एक वजह तो होगा, और सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश का चुनाव है नहीं, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, पंजाब का भी चुनाव भी है। है। तो कोई कारण नहीं है कि समय से पहले कराएं, और बीजेपी को समय से पहले चुनाव सूट नहीं करता है। ये बात 2004 में साबित हो गई। 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 6 महीने पहले चुनाव एनडीए ने कराया था, जिसमें शाइनिंग इंडिया के नाम, लेकिन उस समय चूंकि चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में वो जल्दी लोकसभा, क्योंकि वहां के विधानसभा होना था आंध्र का, तो उन्होंने सोचा था कि लोकसभा और विधानसभा साथ होगा तो उन्हें फायदा होगा, लेकिन हुआ उनको भी नुकसान और बीजेपी को भी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद बीजेपी इस तरह का बीजेपी को कोई कारण ही नहीं है, एक भी आधार मुझे नहीं दिखाई देता है कि जल्दी चुनाव हो। अब लोग कह रहे हैं कुंभ है, कुंभ तो जनवरी में होगा, वोटिंग तो फरवरी के लास्ट से शुरू होती है, 15 फरवरी को होगी, 18 फरवरी को होगी। यहाँ पहले फेज के साथ उत्तराखंड भी होता है, तो मुझे लगता है कि पिछली बार शायद 24 या 13 फरवरी को हुआ था, तो कुछ ऐसे ही इक्वेशन बनेंगे। और इस बार शायद फेजेस भी कम हो। 2024 के बाद के जो चुनाव, जैसे पश्चिम बंगाल में हमने देखा 2 फेज में चुनाव करवा दिया, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था कम फेज हुए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन कुल मिलाकर अब उतने फेजेस में भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, कम फेजेस में चुनाव करवा दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ये कहते हुए कि हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी 6-7 फेज में इस बार चुनाव ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इस पे अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है और हर फेज का अपना एक कैरेक्टर है चुनाव में। अगर आप देखिए, हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं चुनाव की, और पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं कि भाई फर्स्ट फेज की 26 सीटों का इस तरह का कैरेक्टर है, फिर ये है, फिर यादव बेल्ट है, फिर आलू बेल्ट है, उसके बाद तो इस तरह से डिवीजन ऐसा है कि फिर वैसे ही हम लोग बात भी करते हैं कि भाई ये इस बेल्ट में इस तरह का चुनाव का समीकरण बन सकता है। तो ये कहना मुश्किल है, हो सकता है 6 ना हो,
4 हो, लेकिन 4 से कम में तो मुझे कोई अंदाजा मुझे लगता है कि इससे कम में तो नहीं कराएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी। आप देखिए कि न्यूसेंस तो है, और चुनाव में न्यूसेंस बहुत मायने रखता है, और मैन पावर भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कम चरणों में चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ 403 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 293 सीटें हैं, तो वहां पे थोड़ा तब भी 150-150 सीटों का बनाया जा सकता था। तो यहाँ हो सकता है, लेकिन कहना थोड़ा मुश्किल है, कोई कारण अभी नजर नहीं आता। उसके लिए परिस्थितियां अलग होती हैं, उसमें चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो खालिस पॉलिटिकल मामला नहीं है। तो दोस्तों, जो बिल्कुल अब ये बातचीत, चूंकि चुनावी चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं और चुनावी उठापटक इतनी तेज हो गई है कि एनडीए के कुनबे में सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट शुरू तो हुई है, लेकिन विजय उपाध्याय से बात करने के बाद हमें ये एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें शायद सीटों की जो उठापटक, दो पार्टियां होने के बावजूद भी, और छोटे दल भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की जो फिलहाल जो कद बीजेपी का अपने गठबंधन में नजर आता है, वो अपने सहयोगियों से बहुत बड़ा नजर आता है, और सहयोगियों का दबाव बीजेपी पर बने, इसकी इसकी तस्वीर फिलहाल नहीं दिखती है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां आगे कुछ भी हो सकती हैं। खत्म करने से पहले आपका फाइनल नोट ले रहा हूं मैं, यही बात है विजय जी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। दो पार्टियां मजबूत हैं, एक बीजेपी, दूसरी समाजवादी पार्टी, और जीतने के लिए इन दलों को, जितने भी अलायंस है, चाहे सपा के साथ जो अलायंस है या बीजेपी के साथ जो अलायंस है, उनको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, विपक्षियों के साथ लड़ाई, यानी बीजेपी की समाजवादी पार्टी के साथ या उनके गठबंधन के साथ लड़ाई एक बात है, लेकिन अपने कुनबे में भी सीट शेयरिंग के गणित को सुलझाना एक चुनौती दोनों तरफ है, और ये चुनौती भी आने वाले दिनों में और तेज होगी, दिलचस्प होगी, देखेंगे किस तरह की शक्ल लेती है। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।